मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मुंबई में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने 8 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा मुंबई के क्राफोर्ड मार्केट इलाके में रात करीब 9:15 बजे हुआ। बताया गया कि जनता होटल के सामने वाली सड़क से बेकाबू तेज रफ्तार कार ने होटल के बाहर खड़े 8 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। घायलों को मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। नीट और जेईई की परीक्षाओं के खिलाफ देश भर में जारी घमासान के बीच लखनऊ में भी जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई समाजवादी छात्र सभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की, जिसके लिए वो पुलिस से भी भिड़ गए। कई कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की का भी आरोप लगा। पुलिस की कड़ी चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर डेरा डालकर बैठ गए। उन्हें घसीटकर वहां से हटाने की भी कोशिश की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जब बात हाथ से निकलने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गईं। सामने आई एक तस्वीर में एक कार्यकर्ता के सिर से खून बहता दिखा। इसके बाद प्रदर्शन ने तो बड़े हंगामे का रूप ले लिया। इस घटना की वजह से राजभवन जाने वाला रास्ता काफी देर तक बंद रहा। पुलिस की कार्रवाई से भी वहां तनाव का माहौल पैदा हो गया। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने के बाद सड़कों पर जूते, चप्पलें और टोपियां पड़ी दिखीं। समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई के नेताओं ने नीट और जेईई की परीक्षाएं कराने के फैसले को केंद्र सरकार की तानाशाही बताया। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस पर जवाब देते हुए बताया कि परीक्षा के लिए लगभग सभी छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस पर बातचीत करने की जानकारी दी। मैंने सभी देश के लगभग आदरणीय मुख्यमंत्रीगण से अपील की है, बातचीत की है कि वो अपने राज्य में, जिस राज्य में आप परीक्षा दे रहे हैं, जिस राज्य के आप निवासी हैं, वो राज्य आपको पूरी तरीके से मदद करेगा, सहयोग करेगा। एलएसी पर पेंगोंग झील के पास चीन के सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम करने के बाद अब भारतीय सेना ने अपने इलाके में मोर्चेबंदी और मजबूत कर दी है। 29 और 30 अगस्त की रात इसी इलाके में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। अब भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशन बटालियन पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पहाड़ों की चोटियों पर मुस्तैद है, ताकि चीन की तरफ से किसी भी तरह की घुसपैठ को तुरंत नाकाम किया जा सके। स्पेशल ऑपरेशन बटालियन को हाल ही में इस इलाके में तैनात किया गया था। भारतीय सेना ने अपने उन इलाकों पर पकड़ और मजबूत बना ली है जिन्हें चीन अपना बताता है। चीन पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जे की साजिश रच रहा था। अमेरिका की वायुसेना ने रूस के 6 विमानों को खदेड़ दिया। अमेरिकी फौज को रूस के 6 विमान उत्तरी अमेरिका के अलास्का के पास होने की खबर मिली थी, और अमेरिका के मुताबिक रूस के विमान अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद अमेरिका ने अपने 2 सबसे आधुनिक विमानों F-22 को मोर्चे पर भेजा, जिन्होंने रूस के 6 Tu-142 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को खदेड़ दिया। दुनिया के 2 सबसे ताकतवर मुल्कों के विमान जब आमने सामने आए तो दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया। दोनों की सेनाओं में टकराव की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका की सरहद के बेहद पास समुद्र में रूस की एक सबमरीन को देखा गया था। सबमरीन पानी के अंदर नहीं बल्कि सतह पर देखी गई, जिसे अमेरिका को रूस की सीधी चुनौती के तौर पर देखा गया। रूस की इन शरारतों ने अमेरिका को उकसाने का काम किया। इसीलिए व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर रूस की सेना को गैर पेशेवर तक कह दिया। रिया चक्रवर्ती को आज भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए मुंबई के डीआरडीओ के गेस्ट हाउस बुलाया है। इससे पहले कल भी रिया से सीबीआई ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इस बीच सिद्धार्थ पिठानी भी सामने मौजूद था। पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया कि सुशांत का डेबिट कार्ड रिया के पास था और वो धड़ल्ले से पैसे अपने और अपने भाई के ऊपर उड़ा रही थी, जबकि सामने ही बैठी रिया ने इससे इनकार करते हुए कहा कि सुशांत उनके लिए शॉपिंग करता था। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि घर के खर्च को लेकर भी सारे फैसले रिया चक्रवर्ती ही करती थी। हालांकि रिया ने सिद्धार्थ के इस दावे को भी नकार दिया। गुजरात में बादलों से बरसी आफत की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। मध्य गुजरात के भरूच और नर्मदा जिले में तो भारी बारिश के सितम ने लोगों को बेबस कर दिया। और इन जिलों में हालात काफी बिगड़ गए।
नर्मदा जिले के गुरुडेश्वर से तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वहां के प्राचीन अक्तेश्वर मंदिर का भवन नदी में कटाव की वजह से उसमें गिरते हुए दिखाई दिया। मंदिर के नर्मदा नदी में समाने से वहां मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए। नर्मदा नदी के रौद्र रूप धारण करने से सरदार सरोवर बांध भी खतरनाक हो गया। नर्मदा डैम में से अभी 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उसी पानी की वजह से खास करके नर्मदा जिले के 3 तहसील अंकलेश्वर, भरूच और झगड़िया के जो लोलन एरिया में जो विलेजेस है उसमें उसका अफेक्ट होता है। सरदार सरोवर बांध से छोड़े गए पानी की वजह से नर्मदा के पड़ोसी जिले भरूच में भी हालात काफी बिगड़ गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ये भरूच का निचला इलाका है जो दांडिया बाजार और पुरजा इलाका जिसको कहा जाता है। भरूच से सामने आई तस्वीरों में सैकड़ों मकान और दुकानें बाढ़ की चपेट में नजर आईं। भरूच के बाद प्रभावित इलाकों में फंसे 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने की भी जानकारी दी गई। हालांकि भारी बारिश और बाढ़ सिर्फ मध्य गुजरात के कुछ जिलों तक सीमित नहीं है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी पानी के वार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसकी एक झलक जामनगर जिले में दिखी, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाकों में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया। जामनगर में भारी बारिश के कारण खास करके घरों में पानी घुसने का ये सिलसिला दिखाई दे रहा है। मकानों में अंदर पानी घुसाने से लोगों के लिए वहां रहना भी मुश्किल हो गया। सुरेंद्रनगर जिले से सामने आए एक वीडियो में तो रस्सी की मदद से उफनती नदी को पार कर रहे 2 लोगों को बहते हुए देखा गया। भारी बारिश से जूझते कच्छ के वाड़ाय गांव से भी एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 15 फीट लंबे एक मगरमच्छ को सड़क किनारे देखा गया। लगातार हुई बारिश की वजह से सौराष्ट्र के कई बांधों ने भयानक रूप ले लिया। गिर सोमनाथ के द्रोणेश्वर बांध का ड्रोन से बनाया गया एक वीडियो सामने आया, जिसमें सैलाब का डरावना रूप दिखाई दिया। दिल्ली सरकार कोरोना टेस्ट के लिए जरूरत पड़ने पर किट खरीदेगी। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने फिर टेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि कोरोना टेस्ट के लिए काफी किट हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें आगे भी खरीद लिया जाएगा। इसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन। तो दिल्ली सरकार बहुत बड़ा उस पर सक्सेस दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए। यूपी के बहराइच में मजदूरों को ले जा रही गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये सभी मजदूर काम के लिए बिहार से पंजाब जा रहे थे, तभी बहराइच के पास ये गाड़ी सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। 5 लोगों की डेथ हुई है, 2 लोगों की मौके पर डेथ हुई है, 3 लोगों को सीएससी हॉस्पिटल भेजा गया था, वहाँ उनकी डेथ हुई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में कई छात्रों के माता पिता ने प्रदर्शन किया और स्कूल फीस माफ किए जाने की मांग की। इन लोगों ने स्कूल बंद होने पर भी फीस वसूलने को मनमानी करार दिया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संकट की वजह से काम धंधे बंद होने की भी दलील दी। स्वेच्छा से बंद का आह्वान किया गया है और जब तक स्कूल ना खुले, जब तक फीस ना ली जाए, ये हमारी मांग है। यूपी सरकार ने कोरोना संकट में तंगी से जूझ रहे पूर्व सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी शनीश मणि मिश्रा को आर्थिक मदद दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में उन्हें 51,000 रुपए दिए। साथ ही उन्हें आगे भी मदद का भरोसा दिया। लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित शनीश मणि मिश्रा टेनिस कोच के तौर पर काम कर रहे थे और मार्च में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, मगर कोरोना खतरे की वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो सका। इसके बाद से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था और उन्होंने अपना पुरस्कार बेचने का ऐलान किया था। मैंने इनको बुला करके सम्मानित भी किया है, उत्साहित भी किया है और हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जेईई मेन परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। कोरोना महामारी के कारण कड़े विरोध के बीच ये परीक्षा शुरू हो रही है। इस परीक्षा के लिए 8,58,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कोरोना की महामारी की वजह से इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 660 किया गया है। कोरोना काल में अधिकांश छात्र अपनी पहली परीक्षा दे रहे हैं। इस बीच सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा से जुड़े नियमों के साथ साथ कोरोना से बचाव संबंधी निर्देशों का भी पालन करना होगा। जेईई मेन की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इस बीच ज्यादातर राज्यों ने छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए खास सुविधाएं भी मुहैया करवाई हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के ग्रेनेड हमले में कई लोग घायल हो गए। आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाकर यह हमला किया, लेकिन उनका निशाना चूक गया और उस ग्रेनेड की चपेट में वहां से गुजर रहे कई लोग आ गए। हमले के सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि एक पुल के ऊपर से सेना की कुछ गाड़ियां गुजर रही थीं। जैसे ही काफिले में चल रही आखिरी गाड़ी पुल पर पहुंची तो उसके पीछे थोड़ी दूरी पर ग्रेनेड का धमाका हो गया। धमाके से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लग गए। इस आतंकी हमले में किसी जवान को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पुल और उसके आसपास मौजूद 6 लोग धमाके की चपेट में आ गए।
जवानों ने सभी घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया। साथ ही हमले वाली जगह पर तलाशी अभियान चलाया गया। हमला करने वाले आतंकियों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों की मदद भी ली गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक खोजी कुत्ता बड़ी बारीकी से सड़क के हर कोने की तलाश करता दिखा। बारामूला में ही चलाए गए एक दूसरे तलाशी अभियान में जवानों को बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। पूर्वी लद्दाख में मई में चीन से सीमा पर हुए टकराव के बाद भारत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। भारत को अंदेशा था कि चीन किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। यही कारण है कि 29 से 30 अगस्त की रात को सेना ने चीन की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। इस समय LAC पर किसी भी हालात से निपटने के लिए भारत ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के बराबर ही सेना तैनात की है। टकराव शुरू होने के साथ ही मई में सेना और आधुनिक हथियारों की तैनाती शुरू की गई थी, जिसके लिए C-130, C-17, ग्लोबल मास्टर, IL-79 विमानों का इस्तेमाल किया गया। इन विमानों की मदद से तोप, टैंक और गोला बारूद LAC पर सेना तक पहुंचाया गया। सेना के भारी हथियारों को पहुंचाने के लिए चिनूक Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। साथ ही चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए T-90 भीष्म टैंक भी सीमा पर तैनात किए गए। इसके अलावा तोप और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पहले से पूर्वी लद्दाख में LAC पर तैनात है। दूसरी तरफ 3 महीने के भीतर फॉरवर्ड बेस, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को सक्रिय किया गया। साथ ही पठानकोट, लेह समेत दूसरे एयरबेस पर लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई, जबकि चीन की घुसपैठ पर नजर रखने के लिए सुखोई और MiG-29 ने LAC पर अपनी निगरानी बढ़ा दी। इसी का नतीजा है कि 29 से 30 अगस्त को चीन ने 200 सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम किया गया था। ताइवान के शिंचू शहर में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के दौरान एक ऐसी घटना हुई कि लोगों की सांसें थम गईं। वहां 3 साल की एक बच्ची पतंग के साथ आसमान में उड़ गई और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चलती हवा में पतंग जिधर जिधर डोली, बच्ची भी उसके साथ साथ कलाबाजियां मारती नजर आई। आसमान में करीब 30 फीट ऊपर छोटी सी बच्ची को उड़ता देखकर जमीन पर चीख पुकार मच गई। लेकिन इस हादसे से कुछ देर पहले तक सब सही जा रहा था। घटना के सामने आए एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग इस बड़ी पतंग को आसमान में छोड़ने की तैयारी करते दिखे, मगर तभी बेहद तेज हवा चलने लगी। इतनी तेज कि आयोजकों के लिए पतंग को पकड़कर रखना मुश्किल हो गया और पतंग उनके हाथों से निकलकर हवा में उड़ गई। लेकिन अगले ही पल पता चला कि पतंग अकेले नहीं उड़ी, ये बच्ची भी उसकी चपेट में आ गई। 30 सेकंड तक हवा में उड़ने के बाद जैसे ही बच्ची नीचे आई, लोगों ने उसे झपटकर तुरंत पतंग से अलग किया और उसे अस्पताल पहुंचाया। आगरा के ट्रिपल मर्डर के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। इस मुठभेड़ में एक कांस्टेबल भी घायल हो गया है। बदमाशों पर आगरा में एक पति पत्नी और उसके बेटे की बेरहमी से हत्या और शव जलाने का आरोप है। पुलिस ने इन बदमाशों की गिरफ्तारी के साथ ही 24 घंटे के भीतर इस हत्याकांड को सुलझाने का दावा किया है। हत्याकांड के बाद से ही पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी थी। इस बीच आगरा के सुभाष रोड पर इन बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। एसओजी टीम और थाने की टीम को एक मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पे ये पता चला कि इस तिहरे हत्याकांड में जो शामिल कुछ व्यक्ति है वो अस्सीपुरा नपुटा रोड की तरफ से कहीं जा रहे हैं। उसी को पुलिस ने पीछा किया, रोकने की कोशिश की, उनको आवाज़ भी दी गई। उन्होंने रोकी नहीं गाड़ी। जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 2 लोग उनमें से घायल हुए हैं और पुलिस की तरफ से कांस्टेबल अनूप भी घायल हुए हैं। सुशांत केस में लगातार चौथे दिन सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। करीब 9 घंटे तक DRDO गेस्ट हाउस में सीबीआई ने रिया से पूछताछ की, जिसके लिए रिया चक्रवर्ती अपने घर से करीब 10:30 बजे ही निकल गई। पिछले 3 दिन से रिया एक इनोवा कार में बैठकर जा रही थी, लेकिन इस बार रिया ने अपनी गाड़ी बदल ली। पुलिस के कहने पर फिलहाल उसको चेंज किया गया था और उसको चेंज करके और दूसरी गाड़ी के जरिए रिया यहाँ से निकली है। पूरे रास्ते रिया की कार के साथ मुंबई पुलिस की एक गाड़ी भी रही। करीब 11 बजे रिया की कार DRDO गेस्ट हाउस पहुंची। जो गाड़ी है ये आप देखिए, इसमें रिया चक्रवर्ती है। आज उन्होंने गाड़ी चेंज की है अपनी, और इस गाड़ी में रिया चक्रवर्ती सीबीआई के DRDO गेस्ट हाउस में पहुंच गई हैं। रिया ने हर बार की तरह मीडिया से कोई बात नहीं की। रिया की गाड़ी सीधा DRDO गेस्ट हाउस के अंदर गई। रिया के साथ भाई शोभिक चक्रवर्ती भी पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंचा। थोड़ी ही देर में सुशांत का कुक नीरज और घर में काम करने वाला केशव एक टैक्सी नंबर वाली कार से गेस्ट हाउस पहुंचे। ये देखिए, इस वक्त जो है कहीं ना कहीं सामने मेरे नीरज सिंह
नीरज सिंह और केशव, 2 लोग इस वक्त अंदर जाते हुए सीबीआई के डीआरडीओ दफ्तर में। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा और रजत मेवाती को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दूसरी तरफ ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े गौरव आर्या को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उनसे घंटों पूछताछ की गई। वहीं मुंबई में बड़ी हस्तियों तक ड्रग्स सप्लाई करने वाले ड्रग्स माफिया की लिस्ट एनसीबी ने तैयार कर ली है। जानकारी के मुताबिक सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की तहकीकात कर रही एनसीबी इन ड्रग्स माफिया के पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है, जो खासतौर पर फिल्मी जगत से जुड़े लोगों के बीच ड्रग्स सप्लाई करते हैं। इसमें मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लायर फारूक शेख उर्फ फारूक बटाटा भी एनसीबी के रडार पर है। बताया गया कि फारूक बटाटा के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से भी हैं और ये लगभग हर बड़ी पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करता है। जानकारी के मुताबिक उसके 2 बेटे सैफ और शादाब भी महंगी गाड़ियों से ड्रग्स सप्लाई करने का काम करते हैं। एनसीबी सुवेद लोहिया नाम के आदमी पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में। इसकी गाड़ी से ही एक्टर रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंची थी। ड्रग्स कनेक्शन में एक नाम बकुल चंदेरिया का भी आ रहा, जिसे जुहू से क्राइम ब्रांच की टीम 2012 में भी गिरफ्तार कर चुकी है। कोरोना संकट का अर्थव्यवस्था पर बुरा असर हुआ है। जीडीपी बढ़त के आंकड़ों से साफ हो गया है। अप्रैल से जून के बीच देश की जीडीपी में बड़ी गिरावट आई। इन 3 महीनों में सालाना आधार पर देश की जीडीपी करीब 24% कम हो गई। पिछले 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब देश की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई हो। हालांकि कृषि में इस बीच भी बढ़त दर्ज की गई। कृषि क्षेत्र की जीडीपी कारोबारी साल की पहली तिमाही में 3% से ज्यादा बढ़ी। हालांकि सरकार का मानना है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से जीडीपी पर बुरा असर हुआ। ऐसा ही असर दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों पर हुआ। अमेरिका की जीडीपी में 31% और जापान की जीडीपी में 27% की गिरावट आई। सरकार का अनुमान है कि आर्थिक पैकेज का असर आने वाले महीनों में दिखेगा और तीसरी तिमाही में यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती दिखाई देगी। उत्तर कोरिया एक बार फिर दुनिया को चौंका सकता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन एक बेहद खतरनाक मिसाइल का प्रदर्शन करने की तैयारी में, जिसे बनाने का काम पूरा हो चुका है। 10 अक्टूबर को किम जोंग उन की पार्टी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर हर साल होने वाली मिलिट्री परेड में उत्तर कोरिया अपना बेहद खुफिया और खतरनाक हथियार दुनिया के सामने पेश कर सकता है। चर्चा है कि ये एक आधुनिक मिसाइल होगी। इतना ही नहीं, साल के अंत तक उत्तर कोरिया अपने परमाणु परीक्षण भी तेज कर सकता है। 2020 की शुरुआत में ही किम जोंग उन ने एक अहम रणनीतिक हथियार जल्द लाने का जिक्र किया था। उत्तर कोरिया के ये हथियार उसकी तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन उत्तर कोरिया की इस तैयारी की अटकलें ही दुनिया के कई बड़े देशों की चिंता बढ़ाने वाली हैं। राजस्थान के कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। राजस्थान सरकार ने अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। नए नियमों के तहत कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर नियमों में ढील दी गई है। इसके तहत 21 सितंबर से स्कूल 50% स्टाफ को बुला सकते हैं। साथ ही 9वीं से 12वीं क्लास के छात्र भी पढ़ाई से जुड़ी जानकारी लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे। इसके अलावा राज्य में कहीं भी आने जाने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश समेत कई इलाकों से सीसीटीवी कैमरे और उनसे जुड़ा सामान चोरी होने का दावा किया गया। ये सीसीटीवी कैमरे दिल्ली सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए लगवाए थे, लेकिन चोरों ने करीब 34 विधानसभा क्षेत्रों से इन्हें चुरा लिया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि ये चोर इलाके में टेक्नीशियन बनकर आते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। केजरीवाल सरकार ने पुलिस से इन मामलों को जल्द सुलझाने की अपील की है। हमारा ये मानना है कि ये एक संगठित गिरोह है। एक आदमी के पकड़े जाने से ये काम जो है हल नहीं होगा। यूपी के चंदौली में 2 दिन से लापता एक लड़के का शव कुएं से बरामद हुआ। इस बात की जानकारी लगते ही गांव वालों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने इस लड़के की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और सड़क जाम कर दी। कुछ देर बाद वहां पहुंची पुलिस ने किसी तरह इन लोगों को शांत करवाया। एक लड़का है अनमोल यादव, उसकी कुएं में बॉडी मिली। इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी कल थाने में। यहाँ पे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सलमान खान ने 70 घरों की मरम्मत में सरकार की मदद की। ये सभी घर बारिश से आई बाढ़ में टूट गए थे। राज्य सरकार ने भी मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। रक्षा मंत्रालय ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की 6 रेजिमेंट सेना में शामिल करने से जुड़ा एक अहम समझौता किया। योजना के मुताबिक 6 रेजिमेंट के तहत कुल 114 रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना के साथ जुड़ेंगे। इनकी तैनाती उत्तरी और पूर्वी सीमा पर की जाएगी। इन 6 रेजिमेंट के जरिए चीन सीमा और पाकिस्तान सीमा पर फौज की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। पिनाका पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया है और इसे पहले ही भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है। लेकिन नई 6 रेजिमेंट बनाने के लिए टाटा, लार्सन एंड टुब्रो और
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ समझौता किया गया। ये कंपनियां वो गाड़ियां और कमांड पोस्ट तैयार करेंगी जिन पर रॉकेट लॉन्चर जोड़े जाएंगे। योजना के मुताबिक 2024 तक सभी 6 रेजिमेंट की सरहद पर तैनाती हो जाएगी। राजस्थान के जालौर में नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से 3 जिंदगियां सैलाब में फंस गईं। बताया गया कि कार में सवार ये लोग गुजरात से राजस्थान घूमने पहुंचे थे, लेकिन जल्दबाजी में नदी पार करना इन तीनों को भारी पड़ गया और ये सभी चारों तरफ से पानी से घिर गए। नदी में पानी इतना ज्यादा था कि कार का काफी हिस्सा उसमें डूबा भी नजर आया। किनारे खड़े लोगों के जानकारी देने पर प्रशासन की टीम वहां पहुंची, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों की मदद से सैलाब में फंसे कार सवारों को बाहर निकालने की कोशिश तेज कर दी गई। इसके लिए एक मशीन और रस्सी की मदद ली गई, जिनके सहारे गाड़ी तक पहुंचा गया और उसमें सवार तीनों लोगों को बाहर निकालकर किनारे पहुंचाया गया। इसके बाद मशीन से रस्सी बांधकर कार को बाहर की तरफ खींच लिया गया। वहाँ चली गई थी, काफी डूब चुकी थी गाड़ी। बड़ी मुश्किल के बाद में गाड़ी को प्लेन से बाहर निकाल के उसको बाहर निकाली है। वहां लगातार बारिश होने की वजह से किनारे पर मौजूद लोग हाथों में छतरी पकड़े दिखे। इन्हीं हालात में उन्होंने प्रशासन की टीम की मदद कर पानी में फंसे कार सवारों को बचाया। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर, लेकिन ब्रेक से पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। दिल्ली में सेना के अस्पताल में बीमारी के बाद हुआ निधन। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग इलाके में रणनीतिक मोर्चों पर सेना ने अपनी मौजूदगी और मजबूत की। चीन की साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए स्पेशल ऑपरेशन बटालियन के साथ साथ एयरफोर्स भी पूरी तरह तैयार। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर तैनात करने की तैयारी। रक्षा मंत्रालय ने सेना में 6 और रेजिमेंट शामिल करने का फैसला लिया। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर कसता जा रहा है सीबीआई का शिकंजा। आज लगातार 5वें दिन पूछताछ के लिए तलब किया। दूसरे आरोपियों के सामने बैठाकर होंगे सवाल जवाब। कोरोना महामारी के बीच आज से देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जेईई मेन परीक्षाएं शुरू। 660 केंद्रों पर 8 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। मुंबई में बेकाबू कार ने सड़क पर खड़े 8 लोगों को रौंदा। हादसे में 4 की मौत, ड्राइवर मौके से हुआ फरार। राजधानी दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी। रघुवीर नगर इलाके में 2 लोगों की गला काटकर बेरहमी से हत्या।